नमस्कार। अभी तक हमने पार्ट 1 8वीं कक्षा के 17वें चैप्टर तारे एवं सौर परिवार से चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अवलोकन किया। इसकी विभिन्न स्थितियां, इसकी विभिन्न कलाएं हमने देखी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल सामने होता है, एक बार ये पूर्ण अवस्था में होता है, बहुत चमकीला होता है, तो उस समय हम उसकी अवस्था को पूर्णिमा कहते हैं। और दूसरी बार जब पूरा 180 डिग्री पर ये घूमता है तो इसको हम अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा ये अपनी कलाएं बदलता रहता है पूर्णिमा और अमावस्या के रूप में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। जब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है तो इस अवधि को हम महीना कहते हैं, जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या दोनों मिलकर होते हैं। उसके बाद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो ये सूर्य के भी चारों ओर घूर्णन करता है। अब चंद्रमा की अवस्था के बारे में बात करूँ तो ये पृथ्वी और सूर्य दोनों के ही चारों ओर घूम रहा है। अब इसमें जब चंद्रमा अपनी पहली कला में होता है, जिसको हम बाल चंद्र के रूप में कहते हैं, तो धीरे धीरे इसके प्रकाश में वृद्धि होती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा जो प्रदीप्त भाग प्रतिदिन घटता जाता है, जिसको हम कृष्ण पक्ष भी कहते हैं। अब जैसे मैं पहले पार्ट में जो मैंने अभी वीडियो में डाल रही हूँ, इसके पहले वाले भाग में मैं बता चुकी हूँ कि हमारा एस्ट्रोनॉमी जो थी भारत की खगोलिकी बहुत उन्नत थी, जिसमें हमारे प्राचीन भारतीयों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य किया था, जिसकी वजह से उनकी गणना इतनी सटीक होती थी कि वो ये भी बता सकते थे कि किस समय पर कौन सी वाली फसल उगानी चाहिए और कभी उसके लिए क्या अवस्था अनुकूल हो सकते हैं या प्रतिकूल होगी, ये वो इसके बारे में अच्छे से बता सकते थे। चंद्रमा जो है उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि वो सूर्य वाला जो प्रकाश उसको परावर्तित कर कर ही चमकता है। अब चंद्रमा के पृष्ठ की बात करते हैं हम। चंद्रमा का पृष्ठ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसार के विभिन्न कवियों ने अपनी बहुत सारी कविताओं में मनमोहनी मूर्ति के रूप में चंद्रमा को प्रदर्शित किया है, जिससे वो बहुत ही सुंदर, आशातीत लाभ वाला, मनमोहने वाला प्रतीक है। सभी के मन में जिज्ञासा, उत्कंठा ये सब होती है कि चंद्रमा आखिर किस प्रकार का है। कभी कभी यह काला भी दिखाई देता था, लेकिन इसके इतने चमकीले, इतने अधिक प्रकाश की वजह से वो छोटा सा कालापन ढक जाता है। इसी जिज्ञासा को खत्म करने के लिए और ये पता करने के लिए कि आखिर चंद्रमा पर है क्या, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो चंद्रमा की सतह तक पहुँचे। इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग का है, जो जुलाई 21, 1969 को चंद्रमा पर पहुँचे। उसके बाद दूसरा नाम रशिया के एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री एडविन एल्ड्रिन का है। इन्होंने वहाँ जाकर देखा कि जैसा कि दूर से दिखाई देता है वैसा चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी सतह के ऊपर धूल और ये बिल्कुल निर्जन है। यहाँ पर बहुत ऊंची ढाल या ऊंचे पर्वत हैं। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान हैं, इतने ऊंचे हैं। यहाँ देखो चंद्रमा का पृष्ठ इस चित्र में दिखाई दे रहा है, जिसमें बिल्कुल साफ दिखाई देता कि या तो ये कोई झील होगी या कोई उल्का पिंड यहाँ पे टकराया है। अब ये जो मन में जो विचार आ रहा है तो ये मैं आपको बता देती हूँ। अगली ही 2 लाइनें बता रही हैं कि चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही जल है। यदि किसी भी ग्रह पर
वायुमंडल नहीं होता तो वहाँ पर उल्का पिंड बहुत आसानी से टकरा जाते हैं। हालांकि होने के बाद भी टकराने की संभावना होती है, लेकिन वहाँ टकराते टकराते उनकी जो उनका साइज़ है, वो आकृति जो है, उनकी प्रकृति है, वो कमज़ोर होती चली जाती है और वो विनाश कम से कम कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ा एक झीलनुमा गहरा गड्ढा है, 2 या 3 है यहाँ पर तो इसका मतलब यहाँ पर न तो वायुमंडल है, ना ही जल। और ऐसा ही अब जब वायुमंडल नहीं है, जल नहीं है, तो जीवन भी नहीं है। तो पहली सोच रहे कि ना वायुमंडल है, ना जल है, तो जीवन तो है ही नहीं, तो क्या वहाँ पे ध्वनि चल सकती है? हालांकि वो पहले से ये जानती है, उसके टीचर ने पिछली बार बताया था कि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सीधी सी बात है कि इसमें माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं वहाँ पे, तो शायद ध्वनि भी वहाँ नहीं जा पाएगी। तो ये पहली सोच रही है। इसके बाद जो बड़े वाले उल्का पिंड हैं, बड़े वाले जो इसमें हमारे खगोलीय पिंड है, उल्का पिंड नहीं, खगोलीय जो पिंड हैं, वो सबसे बड़े, उनका नाम है तारे। नाम तो छोटा, आकार बड़ा। तारे जो टिमटिमाते हैं रात को। हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है, उसका नाम है सूर्य। हाँ जी, सूर्य एक तारा है और इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखिए, सोचिए कि 15 करोड़ किलोमीटर कितनी बड़ी दूरी होगी। ये पृथ्वी से इतना दूर है। और सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम जो तारा है, उसकी तो जो ये तारा है सूर्य, ये कितना किलोमीटर दूर है? अब याद हो गया ना आपको कि 15 करोड़ किलोमीटर। और सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ये कितना अधिक दूर है। तो इतनी बड़ी जो दूरियां हैं, इनको किलोमीटर में मापना और याद रखना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए लंबाई का अन्य मात्रक इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम रखा गया प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष क्या है? यह प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी है। प्रकाश की चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। अल्फा सेंटोरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तो सोचिए कितना अधिक दूरी पर है पृथ्वी से। और सबसे निकटतम तारा मैं पहले ही बता चुकी आपको कि वो सूर्य है। अब सूर्य जो है वो इतना दूर, इतना पास है कि इसकी वजह से जो अन्य तारे हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि तारे दिन और रात दोनों समय आकाश में होते हैं, फिर भी ये दिखाई नहीं देते, क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से अन्य तारों का प्रकाश हमारे पास जल्दी नहीं पहुंचता, और पहुंचता भी है तो बीच में वायुमंडल होता है, और इसकी वजह से वो उसकी जो प्रकाश की जो चाल है वो विस्तृत होती जाती है, घटती बढ़ती नहीं, हिलती डुलती जाती है। तो वो हमें टिमटिमाते हुए से ही लगते हैं। यदि तारों का प्रकाश हमारे पास एक तक पहुंचने में वर्षों का समय लेता है, तो तारों को देखते समय क्या हम अपने अतीत को देख रहे होते हैं? यानी कि वो घटना जो हमसे बहुत पहले हो चुकी होगी, वो अब हमें दिखाई दे रही है। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो यह है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं और पृथ्वी बिल्कुल इसका उल्टा। तारे पूर्व से पश्चिम और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व। इसी वजह से सूर्य, जो मन में आई है बात कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में जाके अस्त होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और तारे पूर्व से पश्चिम की ओर। बिल्कुल उल्टा, सूर्य के बिल्कुल उल्टा होता है। लेकिन एक ऐसा तारा है जो दादाजी ने बताया था कि उसकी दिशा नहीं बदलती, वो हमेशा एक ही दिशा में रहता है, उत्तर दिशा, और उस तारे का नाम है ध्रुव तारा।
अब इस ध्रुव तारे की बात देखिए। इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक अम्ब्रेला लिया, यहाँ पे छाता लिया, छाता के जो बीच में इसके चारों तरफ कागज काट कर 10 से 15 तारे बनाए, तारों के आकार का कोई डिज़ाइन वहाँ पे बनाया गया। छाते के जो केंद्रीय छड़ है, जो पकड़ने वाली होती है, उस पर भी एक तारे नुमा कोई आकृति वहाँ पर हमने चिपका दी। अब जैसे ही तारे को हिलाएंगे, छाते को हिलाएंगे, तो बीच वाला तारा ही नहीं घूमता दिखाई देगा, बाकी सारे तारे घूमते हुए दिखाई देंगे। तो वही काम ध्रुव तारे का है। ध्रुव तारा, आप इसको दूसरी एक्टिविटी से भी देख सकते हो। आप कोई भी खोखली बोल लीजिए और कीलनुमा कोई चीज़, उसके अंदर से बड़ी सी कील या बड़ी सी सिलाई जिससे ऊन बुनते हैं, वो वाली सिलाई से बॉल के आर पार उस सिलाई को कीजिए और मान लीजिए कि पृथ्वी का अक्ष है ये, और बिल्कुल उस जहाँ पे सिलाई बाहर की तरफ गई है वहाँ पे कोई एक लाल कोई लगा दीजिए, कोई भी रंग, तो आपको पता चलेगा कि जो लाल रंग है वो ध्रुव तारा है। अब जब बॉल को उस सिलाई के चारों ओर घुमाएंगे तो पृथ्वी तो घूमती हुई दिखाई देगी, लेकिन बिल्कुल उसके ऊपर, उसके अक्ष के बिल्कुल सामने, एक अक्ष नीचे की तरफ, एक अक्ष ऊपर की तरफ, वहां पर बिल्कुल भी आपको तारा, वो लाल रंग घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा, और वही ध्रुव तारा है। इसीलिए उसकी हमेशा दिशा एक ही जैसी होती, एक ही होती है, एक ही दिशा होती है उसकी। ठीक है, ये सब है। इसके बाद आती है बात तारामंडल की। तारों के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तारे हाइड्रोजन से बने होते हैं। जो अभी तक हमारी जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें पता चला है कि जो सूर्य है वो हाइड्रोजन से बना है, और कुछ कुछ उससे मिलता मिलता शायद बृहस्पति भी है। अभी कुछ पक्का सा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आशंका है कि शायद वो, या थोड़ी सी हमारी प्रेक्षणा है जो भी, कि शायद वो हाइड्रोजन से मिलकर ही बना है। अभी पक्का इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन तारामंडल, जैसे पहले मन में इतनी जिज्ञासा थी चंद्रमा को जानने की, ऐसे ही अन्य ग्रहों के लिए, जैसे अब मंगल के लिए मन में इच्छा है, वैसे ही अब तारामंडल के बारे में, कुछ तारामंडल ऐसे हैं जिनकी आकृतियों के बारे में दादाजी ने बहुत कुछ बताया है, बड़ी सारी उन्होंने स्टोरीज हमें बताई हैं। लेकिन और जो तारामंडल है, आखिर वो तारामंडल में खाली क्या वही तारे हैं, ये हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। नमस्कार बच्चों।